देखेंगे। तो परिसंघ के उदाहरण में हम लोग हेडिंग में से डाल के लिख लें कि ये राष्ट्रमंडल, नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे परिसंघ का संघ, परिसंघ का उदाहरण ऐसे। उसी के नीचे बनाइएगा संघ का उदाहरण और यूनियन का उदाहरण। तो परिसंघ का उदाहरण में पहला लिखिए राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, इसको हम लोग बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है। और राष्ट्र कुल के देश, राष्ट्र कुल के देश। इसी में लिख लीजिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जैसे भी करना चाहो, सही है ना। तो ये आपका परिसंघ का उदाहरण होगा। ठीक है। परिसंघ के उदाहरण है आपके राष्ट्र। वीडियो देखे नहीं देखे हो? नहीं देखे, करो ना, देखो। ठीक है। इसमें भी लिख लीजिए जो संघ का उदाहरण होगा इसमें, ये होगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसमें कौन होगा? इसमें होगा भारत और कनाडा। थोड़ा सा इसको समझ पाए तो इस तरह से समझ सकते हैं। संविधान है आपका, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होगी। इसके पास शक्ति कम होगी, यानी कम शक्ति होगी इसके पास। आप ऐसे लिख सकते हैं कम शक्ति। और इसके पास ढेर सारी शक्ति होगी, अधिक शक्ति होगी।
जैसे भी आप बनाना चाहें समझने के लिए। बात समझ में आई है? अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच संतुलन के रूप में शक्ति का बंटवारा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने उसके ऊपर लिखवाया, स्थिति कैसे होगी, संतुलन में होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान में केंद्र और व राज्यों के बीच संतुलन की स्थिति होती है। वो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, चाहे तो आप बना लें चाहे तो ना बनाएं, ठीक। आप ऐसे समझ लो, इसका मतलब क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। बात समझ आई? अगर मैं उसकी बात करूं, यूनियन के बारे में बात करता हूं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, आप उसमें भी बनाना चाहें तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसका भी, या समझने के लिए आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसके पास शक्ति आपके पास क्या होगी, ठीक। ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे लिखते हैं, जल्दी से लिखिए। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को, हम लोग बात कर रहे थे ना संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को तो दवा कहीं बीच में कहीं से करा रहे हैं, मुझे भी कुछ दिक्कत है यार, मुझे खांसी बहुत आ रही है। तो लिखने स्टार्ट करें। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है, ये भी कुछ समझ रहे ना, करंट अफेयर्स को मैं इसीलिए भी नहीं कर रहा स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ जब ये चीजें आप पढ़ लेना तब करंट अफेयर्स को हम पढ़ाएं तो आप अच्छे से इसको पढ़ पाए, समझ पाए, आपको चीज आए दिमाग में, ठीक है ना। वो एक सारांश होता है, निचोड़ होता है। तो बस हो गया आपका यही से। साइंस पढ़ रहे हो, जैसे सर ने आपको बता दिया कि 4 से 5, अभी 2 दिन वो रहेंगे भी नहीं उसी में से ना, तो आपका साइंस खत्म हो गया, समझ लो। साइंस में बहुत नंबर भी नहीं आते हैं, बहुत पूछेगा तो 2-3 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, अच्छा 2-3 हद है। अलग बात है कि बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए, लेकिन पूछता नहीं है ज्यादा। फिजिक्स से अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, बायो से 2-3 पूछ सकता है। मतलब 7, साइंस से ये मान चलो 7 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये नहीं, यही रहता है, इसलिए इसकी क्लास में छोटी रखी जाती है ना। ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट हैं, ज्योग्राफी में वो जैसे इकोलॉजी है, एडजस्टमेंट है, वो सब उसी का पार्ट है। तो वो हम जो पढ़ाएंगे या जो कोई टीचर पढ़ाएगा वो उसी से कवर हो जाएगा। भले ये 4 सब्जेक्ट आप थोड़ा सा पकड़ के रखो, 2-4 10-10 क्लासें सबकी हो जाएं, बस करंट अफेयर्स हम चलाते हैं। करंट अफेयर्स हम लोग इस तरह से चलाएंगे, मैं प्रयास करूंगा आप लोग सीधा सीधा 10 मिनट के लिए यूट्यूब पे जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, वहीं पे अपलोड करके डाल देंगे। और हाँ, सीसेट का जो क्लास अगर चल गई है आपकी, तो सीसेट को रोज लगाना। मैंने उस पर मैसेज भी किया था कि 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 290 क्वेश्चन है। मेरा दावा है कि 290 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लिए तो उसके अलावा कैलेंडर में और क्वेश्चन नहीं आने वाले, और आराम से आप कर ले जाओगे, कोई डाउट है नहीं। अगर हो रही है तो बताओ, फिर हम लोग कर लेंगे, चलते चलते कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते रहिए, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रोज मारते रहिए, समझ रहे ना। एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, सबको कर डालो, ताकि जब आपकी
लगभग 2-3 महीने की क्लास हो जाए सब चीजों का, हम ये समझ पा रहे हैं कि 2-3 महीनों में आप लगभग काफी मेच्योर हो चुके होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट भी हो गए होंगे, है ना। तो बस उसी टाइम आपका हम स्टार्ट करवा देंगे टेस्ट सीरीज, टेस्ट देते रहो तब तक, उसके लिए मजबूत तो हो जाओ थोड़ा सा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं जल्दी से थोड़ा सा। जहां कहीं चीजें समझ में ना आए तुरंत बताइएगा, कोई भगदड़ नहीं मची है कि बहुत जल्दी भाग के हमें जाना है, ठीक है ना। चलिए तो लिखें आप लोग, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय शासन विकेंद्रीकरण कि संघीय शासन विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर या के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय शासन विकेंद्रीकरण अवधारणा पर आधारित है। लाइन चेंज करिए और लिखें, हेडिंग डालें, एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था। एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था, देखो हमने बच्चों को बताया था स्टार्टिंग में एकात्मक शासन, संघात्मक, ठीक है, सारे वर्ड वो है। एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था, एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था, ठीक हो गई है। लिखें, पहले लिखें, जल्दी से लिखें। अच्छा इसकी अंग्रेजी भी लिख लो, कहीं दिक्कत ना हो, लिखो। यूनिटेरी, यूनिटेरी सिस्टम, यूनिटेरी सिस्टम यूनिटेरी सिस्टम ऑन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटेरी, यूनिटेरी लिख लोगे ना, देखो यूनिटेरी सिस्टम फ्रॉम द, फ्रॉम द क्या है, गवर्नमेंट। तो फ्रॉम ऑफ कर देना इसको, इसको फ्रॉम ऑफ कर देना, ठीक है। एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था, अब लिखें यहाँ पर, यहाँ पर शासन या सरकार व्यवस्था की समस्त इकाइयां, यहाँ पर एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था की समस्त इकाइयां, समस्त इकाइयां, यहाँ पर शासन या सरकार व्यवस्था जैसे भी लिखो, एकात्मक शासन या सरकार व्यवस्था की समस्त इकाइयां केंद्रीय संसद, यहाँ पर शासन या सरकार व्यवस्था की समस्त इकाइयां केंद्रीय संसद या केंद्र सरकार के पास निहित होती है, केंद्र सरकार के पास निहित होती है। यह केंद्रीयकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केंद्र सरकार में निहित होती है, केंद्र सरकार में निहित होती है। केंद्रीयकरण, यह केंद्रीयकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कारण के लिए लिखो, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस।
ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। बात को समझना, एकात्मक शासन है या शासन या सरकार व्यवस्था होगा, वहां पर क्या होगा, ये कैसे किस पर आधारित होता है, थोड़ा दिमाग पे रखा करो, पढ़ा करो इसको, ठीक है, इतनी जल्दी भूलने का प्रयास मत किया करो, ठीक है। ये शासन या सरकार व्यवस्था की समस्त जो इकाइयां होंगी वो किसके पास होगी, केंद्र संसद के पास होगी, केंद्रीय संसद के पास होगी, या केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं, ठीक है। और ये केंद्रीयकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है या इसके आधार पर कार्य करता है, ठीक है ना। उदाहरण जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में सारी जो शक्ति होगी वो केंद्रीय संसद के पास होती है या केंद्र सरकार के पास होती है। चीन की जो सारी शक्ति होती है, ठीक है ना, उसके शक्ति कहाँ होगी, केंद्रीय सरकार के पास होगी या केंद्रीय संसद के पास होगी। फ्रांस भी है, फ्रांस भी जो है उसकी पूरा कहने का मतलब है वो कैसा शासन है, वहां एकात्मक शासन। बात समझ में आ रही है ना, पिछली क्लास को याद करो। हमारे यहाँ कैसे हम लोग किस शासन व्यवस्था को पालन करते हैं, ये शासन व्यवस्था को पालन करते हैं या संघात्मक शासन व्यवस्था को, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, वो एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। और एकात्मक शासन प्रणाली को अगर अपनाया है तो इसका मतलब है कि उसकी जो समस्त शक्तियां होंगी, सरकार शासन की जो समस्त शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होंगी, केंद्रीय संसद में होंगी या केंद्र सरकार के पास होंगी, ठीक है। और ये केंद्रीयकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है या उसके आधार पर कार्य करता है। बात समझ में आ गई है, आ गई है ना, ठीक है, लिख ले। लेकिन हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो लिखेंगे ऐसे, भारत लिखो, भारत ऐसे देखो, भारत संविधान, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, समझे, इधर देखिएगा, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, लोकल लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस स्तर पे कार्य करता है हमारा जो संविधान है, ठीक है ना। तो हम लोग, हमारा जो होगा वो केंद्रीयकरण पर आधारित नहीं होगा, विकेंद्रीकरण पर होगा। कैसे होगा, विकेंद्रीकरण होगा। तो हम लोग लिखे विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। बात समझ में आई है, वो केंद्रीयकरण पर आधारित होता है, हमारे यहाँ का सिस्टम कैसा होता है, विकेंद्रीकरण। चलिए, अच्छा, तो कहने का मतलब देखो है यहाँ पे क्या है, त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी हमारी, कैसी व्यवस्था होती है हमारी, बताइए, होती है ना, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है ना, और केंद्र लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल बॉडी गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे कौन चलाता है शासन को, डीएम एसपी मिलकर के चलाते हैं पूरे जिले को, ठीक है ना। तो हमारी जो व्यवस्था होगी वो त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था होगी। हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था। कलम हाथ चलता रहे क्योंकि मिटाने का प्रयास बहुत जल्दी करेंगे, और आज हम थोड़ा सा सोच रहे हैं ना ये खत्म करके आपका केंद्रीकरण प्रत्योजन, केंद्रीकरण प्रत्योजन, प्रत्योजन को अंग्रेजी में लिखो डेलीगेटेड, डेलीगेटेड लिख लेंगे, डेलीगेटेड, ठीक है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केंद्रीयकरण किस पे कार्य करता है, प्रत्योजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और जो केंद्रीकरण होगा वो किस पे काम करेगा, डेलीगेटेड के आधार पे काम करेगा, ठीक है ना। तो लिखें प्रत्योजन क्या है, प्रत्योजन जाने पहले,
देखो, प्रत्योजन एक ऐसा प्रशासनिक उपकरण है, प्रत्योजन एक ऐसा प्रशासनिक उपकरण है, या लिखो, प्रत्योजन एक ऐसा प्रशासनिक उपकरण या तकनीकी है जिसके माध्यम से प्रत्योजन एक ऐसा प्रत्योजन एक ऐसा प्रशासनिक उपकरण या तकनीकी है जिसके माध्यम से एक निकाय जिसके माध्यम से एक निकाय एक निकाय अपनी कुछ शक्तियां अपनी कुछ शक्तियां दूसरे निकाय को दे देती है या दूसरे निकाय को देती है। प्रत्योजन एक ऐसा प्रशासनिक उपकरण या तकनीकी है जिसके माध्यम से एक निकाय अपनी कुछ शक्तियां दूसरे निकाय को देती हैं ताकि विभिन्न कार्यों को प्रत्योजन समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बहुमत के प्रकार, टाइप ऑफ मेजोरिटी, टाइप ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, हम लोग कहते हैं ना कि सरकार बहुमत की है? बोलते हैं ना सरकार बहुमत की है। देखो, लेकिन कभी कोई किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार है। बट पूर्ण बहुमत कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। पूर्ण बहुमत शब्द कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है, केवल बहुमत शब्द संविधान में उल्लेखित है। तो लिखिए बहुमत के प्रकार। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ मेजोरिटी। टाइप ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार। तो एक तो आपका सामान्य बहुमत होगा। कैसा बहुमत होगा? सामान्य बहुमत होगा। पहली हेडिंग लिख लो, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत लिखो पहले, तो फिर समझाते हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्य, ब्रैकेट में लिखना 50%, ब्रैकेट में से लिखो 50% प्लस 1 of the presented of the presented। अभी समझा दे रहे हैं, लिख लो बस। presented presented and voted, and voted इसी में लगा दो। लिखें, सामान्यतया संसदीय प्रक्रियाएं, सामान्यतया
संसदीय प्रक्रियाएं, संसदीय प्रक्रियाएं सामान्य बहुमत से संचालित होती हैं, सामान्य बहुमत से ही संचालित होती हैं। चलो भाई क्लियर करते हैं। टाइप ऑफ मेजोरिटी क्या है, बहुमत क्या है। देखिए पूर्ण बहुमत शब्द का हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, ठीक है ना, केवल बहुमत है बस। तो बहुमत कितने प्रकार के होंगे, पहला है सामान्य बहुमत। ये सामान्य बहुमत क्या है, मतलब हाँ उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक मेंबर, सदस्य, ठीक है ना। मतलब क्या है कि 50, आधे से अधिक का मतलब क्या हुआ, 50% प्लस वन। वन का मतलब क्या, 51% नहीं कहेंगे, 50% प्लस वन, एक मेंबर वोट देने वाला, नहीं बात। सामान्य बहुमत होंगे, और सामान्य बहुमत सामान्यतः हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रक्रियाएं सामान्य बहुमत से ही संचालित होती हैं। जैसे आप सुनिए, मान लेते हैं ये आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं किसी को पता है क्या, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, है? नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो राज्यसभा की जो सीट है वो 245 है। तो राज्यसभा में किसी को अगर बहुमत, सामान्य बहुमत या बहुमत चाहिए तो उसको कितनी सीट चाहिए पहले ये बता दो। राज्यसभा में कितनी सीटें चाहिए, इसका आधा करो पहले तो, 50%, तो 200 कितना हो रहा है, बोलो 200 कि 100, 245 का आधा करो कितना होता है, 122.5। तो हम 0.5 नहीं, फिर 1 कर दें, वन ऑफ द प्रेजेंटेड एंड वोटेड, मतलब अगर 123 सीटें मिल जाएं तो वहां बहुमत हो जाएगा, सामान्य बहुमत हो जाएगा। लोकसभा में कितनी है कुल, अगर लोकसभा में आपको बहुमत अभी मौजूदा कितना है, मतलब एनडीए के पास कितनी सीटें हैं पता है आपको, 239 समथिंग, 240 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 240 है। अब बताओ इसको बहुमत के लिए क्या हुआ, तभी तो हाँ गठबंधन हुआ है ना, जेडीयू और किसके साथ हुआ है, चंद्रबाबू नायडू के साथ में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बहुमत का तात्कालीन बहुमत का क्या मतलब है, प्रभावी सदस्य संख्या, और तत्कालीन सदस्य संख्या, हमको इससे भी कह सकते हैं क्या, देखिए प्रभावी सदस्य संख्या, सदस्य संख्या या तात्कालीन, तत्कालीन सदस्य संख्या, ठीक है। चलो भाई अब कंफर्म करते हैं कि ये प्रभावी और तात्कालीन सदस्य संख्या क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि प्रभावी सदस्य संख्या या प्रभावी बहुमत, ठीक है, या तात्कालीन बहुमत क्या है, तो ध्यान से सुनो।
कुल संख्या कोई भी सदन का, किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कुल संख्या माइनस रिक्तियां कितनी है, खाली कितने हैं। अभी हम समझा देंगे आपको कि रिक्तियां क्या है। रिक्तियां वो नहीं कि आज नहीं आए, रिक्तियां वो नहीं कि आज नहीं आए, वो तो अनुपस्थित हैं। तो संख्या किसी भी सदन का ले लीजिए आप, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, तो टोटल मेंबर माइनस रिक्तियां कहलाएंगे जो निकल करके आएगा। ध्यान से मेरी बात को फिर सुनो। 543 लोकसभा में सीट है कि नहीं है, पहले बताओ। कुल संख्या कितनी होगी बताओ, कितनी है। और किसी कारण से, ध्यान से सुनो, पद खाली हुए हैं, रिक्त हुए हैं, किसी ने इस्तीफा दे दिया है, किसी ने त्याग पत्र दे दिया है, किसी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में वो रिक्तियां होंगी, उनको माइनस कर दीजिए। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे, मान लो 5 है, जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, बोलो। यही आपकी 538 प्रभावी या तत्कालीन बहुमत कहलाएगा। लिखो, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां बराबर प्रभावी या तात्कालीन सदस्य, बराबर प्रभावी या तात्कालीन सदस्य संख्या। हुआ, ये कन्फर्म हुआ नहीं हुआ, अभी बताओ। ये कन्फर्म, प्रभावी या तात्कालीन बहुमत क्या होगा, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां बराबर प्रभावी या तात्कालीन बहुमत संख्या या सदस्य संख्या। आया, आगे लिखो जल्दी से। अब हम बात करते हैं रिक्तियां क्या है, ठीक है ना। तो रिक्तियां का हालांकि हम बता चुके हैं, लेकिन लिख लो रिक्तियां जो खाली हुई है, रिक्तियां लिखो। त्याग पत्र, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपना, तो रिक्तियां कैसे होंगी, त्याग पत्र। और सुनो, वह सदस्य किसी एक दल में था, उसने अपना दल क्या कर लिया, बदल लिया, उस पार्टी में भाग गया, दल बदल, लिखो दल बदल। कमा, मृत्यु, चुनाव के अवैध, देखो चुनाव के अवैध घोषित होने के कारण, चुनाव के का कहना नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि जनता द्वारा वो डायरेक्ट चुना हुआ है। और उधर जो एचओआर और सीनेट के सदस्य मेंबर हैं, वो भी जनता द्वारा चुने होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में, मतलब कार्यपालिका और विधायिका के बीच में मतभेद हो जाता है, टकराव की स्थिति हो जाती है, संघर्ष की स्थिति हो जाती है, तनाव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो विधायिका है, अमेरिकी कांग्रेस है, वो राष्ट्रपति के ऊपर क्या करेगी, महाभियोग ला देगी। और जैसे ही महाभियोग लाएगी, तो महाभियोग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, जो दोनों सदन है, मैं अमेरिकी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो दोनों सदनों से क्या होना चाहिए,
कि 2/3 बहुमत से पहली बात तो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और उपस्थित सदस्यों, कुल सदस्यों में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो फिर वो महाभियोग ला देगी, ठीक है, वरना क्या करेगा, राष्ट्रपति वीटो कर देगा। ठीक है, अब हम लोग प्रकार 2 में बात करेंगे। जो हमारा प्रकार 2 है, प्रकार 2 में हम ये भी बताए थे आपको कि अगर मान लेते हैं, ये तो प्रकार 1 है, इसके बाद हाँ, प्रकार 1 में अगर हमको संविधान संशोधन भी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना है, तो प्रकार 1 से करेगा। प्रकार 1 से कैसे करेंगे? सेम रूल क्या होना चाहिए कि जो दोनों शब्दों में कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, तभी हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना? बात समझ आई है ना? ऐसी स्थिति में ही 368 का प्रयोग होगा। दूसरी बात है कि जो प्रकार 2 है, प्रकार 1 हम बात कर चुके हैं, प्रकार 1 को अच्छे से आप पढ़ भी लीजिएगा। प्रकार 2 में हमने ये बोला था कि कम से कम जो आधे विधानसभा हैं, देश की जो कुल आधी विधानसभाओं के में वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बताया गया था, नहीं बताया गया था? बताया गया था। या अनुसमर्थित होनी चाहिए, मतलब बहुमत, सामान्य बहुमत से होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हमने भी बताए थे आपको, वो लिख लें, अगर नहीं लिखे हैं तो उदाहरण स्वरूप लिखें। पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन हो गया था, दूसरा लिख लें, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि। नंबर 3 लिखें, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। चौथा लिखें, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी शक्तियों में परिवर्तन। 5वां लिखें, केंद्र राज्य विधायी शक्तियों में परिवर्तन, केंद्र राज्य विधायी शक्तियों में परिवर्तन, केंद्र राज्य विधायी शक्तियों में परिवर्तन। बात समझ आई है? नेक्स्ट लिखे, कोई भी ऐसा संविधान संशोधन कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जो राज्यों के हितों को प्रतिकूल, मतलब उसके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रहा है। बस समझ गई? कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा संविधान संशोधन जो आपने संविधान में संशोधन कर दिया, जो किसी भी राज्य को क्या कर रहा है, उसके हितों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बहुमत विशेष बहुमत आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 के सामने से लिखना स्टार्ट करें। राज्यसभा उपस्थित
राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले और मतदान करने वालों या वाले मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित करे। तो देखिए, ये कहा विशेष बहुमत इधर, ठीक है। विशेष बहुमत हम लोग लाएंगे आर्टिकल 249 और 312 के तहत। लेकिन कह क्या रहा है कि राज्यसभा जो है वो उपस्थित, राज्यसभा में उपस्थित, राज्यसभा का कौन करेगा? सभापति। या राज्यसभा में कोई बिल पारित हो रही है, प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो नियम क्या है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित करे, वो क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत। बात समझ में आई है? अब लिखो आर्टिकल 249 क्या है, समझो इसको। आर्टिकल 249 यदि, ये ऐसे लिखो, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले, राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों या सदस्यों के 2/3 बहुमत से, के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो संसद को उस विषय या उस पर, तो संसद को उस पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।